और वही कह रहा हूं कि जैसे आप हितैषी बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या ये हितैषी बने रहेंगे? मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं इस बारे में आप पे शक करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन आप जिन वोटरों को आकर्षित करना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे? आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रधानमंत्री को लेकर के या सरकार को लेकर के ये माना जाता था कि विश्व में ये किसी से डरते नहीं हैं, ये किसी से घबराते नहीं हैं, अब सवाल तो उठने लगे, ये बात भी सच है। तो सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी का चार्म था या जो उस लीडरशिप का चार्म था, क्या वो चार्म बरकरार है? भाई कहीं तो दरक दिखाई पड़ा, लोकसभा में दिखाई पड़ा, पर लोकसभा में दिखाई पड़ने के बाद बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुए, बीजेपी कन्विंसिंगली जीती, कई सारे सर्वेज हुए, उसमें प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता बरकरार है, ये साफ दिखाई पड़ी। पर अब जो कुछ ताजा प्रकरण हुए, जैसे हॉस्टल्स में लड़ाई, सोशल मीडिया पे चर्चा कि आखिरकार ये करने की जरूरत क्या थी, और उसमें समाजवादी पार्टी का अपने पारंपरिक स्टैंड से उलट स्टैंड रखना, ये चौंकाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर उन वोटरों के सामने आ रही है जिनके मन में बीजेपी के प्रति असीम आस्था थी? संदीप चौधरी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको यह दिख रहा है कि अब ऐसा समय आ रहा है? क्योंकि आप सोशल मीडिया देखिए, आप फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि वो लोग सवाल कर रहे हैं, और आपने ठीक कहा, वो लोग सवाल कर रहे हैं जो बीजेपी के बहुत सारे ऐसी चीजों में भी आगे आकर के डिफेंड करने के लिए खड़े होते थे, उनके सवाल अब सुनाई पड़ने लगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए पंकज जी, मैं ऐसे देखता हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसका ग्राफ बढ़े। होता क्या है हमारे देश की राजनीति में कई बार कि जो सरकार है, लोग सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार के कामों की तरफ देखते हैं, जब वो सरकार से नाराज हो जाते हैं तो वो अपने आप ही वोट वो विपक्ष को करने लगते हैं और दूसरी सरकारें बन जाती हैं। पिछले काफी समय से ये होता था कि बीजेपी या बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो भी कहती थी, जनता उस बात पर यकीन करती थी और जनता को लगता था कि हमारा देश वाकई सही हाथों में है और हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। 2047 में हम जो है ओलंपिक कराने की तैयारी में है और अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, बहुत जल्दी हम दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और अब हम पाकिस्तान का अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों का वो भ्रम टूटने लगा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो केवल और केवल फिल्मी डायलॉग है। जिस तरीके से सन्नी देओल एक पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बनाता है और पाकिस्तान को हम उसमें नस्तो नाबूद कर देते हैं, वहां के नलके उखाड़ देते हैं, और सन्नी देओल एक दिन में हिंदुस्तान के अंदर हीरो बन जाता है और कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाता है और वो उसको अपना आदर्श मानने लगते हैं। जिस तरीके से आपने रामायण और महाभारत सीरियल देखे, उनमें कई चरित्र ऐसे थे जिनको लोग भगवान मानने लगे, उनको पूजने लगे, क्योंकि उनका चरित्र चित्रण इस तरीके से किया गया। लेकिन अब काफी समय हो चुका है, लोगों की आंखें खुलने लगी है, लोग एनालिसिस करने लगे हैं। जो बात मैंने आपको बताई, लोग उन्हें सोचने लगे हैं कि जिस ट्रंप के प्रचार के लिए हम गए, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जो ट्रंप के प्रचार के लिए अमेरिका में गया हो और करोड़ों खर्च किए हो। तो अब जब से ये एप्स्टीन फाइल सामने आई है और दुनिया को ये पता चला है कि जो जेफरी एप्स्टीन था वो दुनिया के कई ताकतवर लोगों से, कई राष्ट्राध्यक्षों से, कई प्रधानमंत्रियों से मिला हुआ था, कई उद्योगपतियों से मिला हुआ था और वो चीजें मैनेज कराने का काम भी करता था। अब लोगों के दिमाग में आने लगा है कि कैसे हमारे देश के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे कराने थे या मोदी जी का ट्रंप के साथ दोस्ती करानी थी, वो किस तरीके से मैनेज की गई होगी। राफेल के सौदे में अनिल अंबानी जो जेफरी एप्स्टीन से काफी क्लोज था, उसको किस तरीके से इसमें लिया गया होगा। तो आज की तारीख में जो ये ट्रेड डील हुई है, आपको याद होगा, एक छोटी सी डील के लिए भी दो देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, एक साइन करता है, दूसरा पीछे चेयर पकड़ करके खड़ा होता है और उसका महिमा मंडन पूरी दुनिया में किया जाता है, सभी टीवी चैनलों पर वो दिखाया जाता है। लेकिन आज इतनी बड़ी डील हमारी अमेरिका के साथ होती है, उसके पेपर भी हमारे आपके पास नहीं है पूरे तरीके से, और हमें कोई वो डील साइन करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कोई दबाव
राजनीति है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो संदेहास्पद है। और जैसा यूजीसी का मामला आ गया, जो पंडितों की चोटियां खींच करके घाट पर नहाने नहीं दिया, शंकराचार्य वाले मामले की मैं बात कर रहा हूं, मणिकर्णिका घाट में मूर्ति तोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से प्रशासन ने उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की, तो लगातार बीजेपी या बीजेपी सरकारें कुछ ऐसे काम करती चली गई जिससे चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, या और लोग हो हिंदुस्तान के जो जाति बिरादरी नहीं देखते, सरकार देखते हैं, उन लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ी, और उस नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा चलिए, है। पर उत्तर ये प्रदेश में फायदा बात किसको करेंगे तो मिलता समाजवादी दिख रहा है? पार्टी को फायदा मिल ये सकता है, फायदा बंगाल किसको में बात मिलता करेंगे दिख तो रहा है? ममता को फायदा हमारे मिल साथ सकता है। नवीन दुबे जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है। पर यह फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? क्योंकि बसपा और ब्राह्मण की राजनीति 2 कदम आगे करती हुई दिखाई पड़ रही। तो बड़ा सवाल यह है कि बसपा अगर लड़ाई में है तो क्या ये कहते हैं ना कि मुसलमान उसको वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा, ये भी बात चल रही। तो ये फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? और मैं रुद्र प्रताप जी आ रहा हूं आपके पास, नवीन दुबे जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है नवीन जी। सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि लोकसभा में दिखा राजपूत वोटर्स नाराज थे और उसकी अपनी अपनी वजहें थीं, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा जो एक्सपेक्टेड था, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश ने ही क्लियर कट मेजॉरिटी से रोक दिया। अब बात 2027 की हो रही है और अब बात बीजेपी के आधार वोट बैंक की हो रही है, और आधार वोट बैंक क्यों दरकने लगा है, इस पर बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया में भी चर्चा है। कई लोग लिख रहे हैं कि भाई टॉप लीडरशिप पे विश्वास दरका है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश से दिखाई पड़ सकता है। क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है नवीन दुबे जी? ये सवाल है आपके लिए। पंकज जी, बिल्कुल सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। अब दूसरी एक चीज और है जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछले चुनावों में हमने देखा 2022 में बसपा शून्य पर आउट हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बसपा ने जिस शिद्दत के साथ बसपा चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है वो शिद्दत दिखाई भी नहीं उस चुनाव में। अब ये हुआ कि उसका जो वोट प्रतिशत था वो गिर के 12% के आसपास सिमट गया। मायावती जी के साथ अब ये एक प्लस पॉइंट है कि वो ब्राह्मण में खासकर नाराजगी है, इसको कोई नहीं नकार सकता। उत्तर प्रदेश में लगभग 150 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण निर्णायक है या प्रभावशाली है। अब उस स्थिति में क्या है कि जो 150 सीटें हैं, अच्छा ब्राह्मण की नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है। आप शुरुआत से देखें तो योगी जी ने जिस तरीके से जिस दिन शपथ ली अगले दिन तिवारी जी के हाथे पर रेड कराई, तो ये सब जो कंटिन्यूशन ऑफ इवेंट्स चलता रहा, अब जाके वो क्रॉप अप चीजें हो गई, और क्रॉप अप होने के बाद एक बंच बन गया। तब आपने क्या है कि एक आपके अधिकारियों ने वहां गलती कर दी, क्या शंकराचार्य जी के साथ इस तरीके की अभद्रता हो गई। शंकराचार्य जगत गुरु, मतलब हिंदू समाज में शिव जी के बाद स्थान हमारे चारों शंकराचार्यों का होता है हिंदू धर्म में, इससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है उनसे, शिव का अंश माना जाता है उनको। और वही सतुआ बाबा, ये बहुत उल्लेखनीय है, सतुआ बाबा को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपके अधिकारी पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, डीएम जाके वहां रोटियां बना रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आम जनमानस के जो मानस पटल है उसको कचोटती हैं, उसको परेशान करती हैं। इसलिए अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी नाराजगी तो हो गई सत्ता से, योगी जी की सरकार से, लेकिन अब ये नाराजगी का लाभ कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी ये सपने देख रही है कि उसको इसका लाभ मिल जाएगा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सब आपके साथ चला आएगा। मुझे लगता है ये विचार समाजवादी पार्टी का अगर है तो वो सकारात्मक नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है बीएसपी। बीएसपी की 2007 से 2012 की ब्राह्मण दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ जो सरकार बनी थी, पूरे 5 साल चली, बढ़िया सरकार चली थी, नो डाउट। अब उस सरकार के साथ जो अनुभव एक्सपीरियंस रहे उनमें सुधार करने का प्रयास किया बसपा की लीडरशिप ने, बहन जी ने। अब जब सुधार किया उसके बाद उन्होंने आक्रामक रूप से अभी प्रचार अपना मीडिया में आके बोलना शुरू करिए, इससे पहले वो नहीं बोल रही थी। इधर क्या हुआ कि जब राज्यसभा के चुनाव थे तो बहन जी ने जाके भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दिया, उसको सहयोग दिलाया, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी सहयोग किया, वो ठीक है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जहां समाजवादी पार्टी लड़ती, हमने देखा था ना उपचुनाव आजमगढ़ का, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ
गुड्डू जमाली को खड़ा किया, और गुड्डू जमाली खड़ा होने तो धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव हारे। ये स्थितियां बनी। अब क्या है कि ब्राह्मण जो ये देख रहा है कि विकल्प क्या हो सकता है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आज बोल रहा हूं, ये शायद हम लोग मार्च में चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि बसपा के साथ भाजपा को भी कोई परहेज नहीं है। पहले गठबंधन की सरकार है बसपा की और भाजपा की चली है, और भाजपा ये चाहती है कि इधर अगर भाजपा योगी जी की सरकार से नाराजगी है ब्राह्मण में और सवर्ण जातियों में, तो वो निश्चित तौर पर बसपा के साथ जाएगा। सपा के साथ इसलिए नहीं जाएगा कि सपा के नेता यदा कदा ठीक है नवीन जी, लेकिन जो ताजा प्रकरण है वो योगी जी से नाराजगी है या केंद्र सरकार से नाराजगी अगर हम पैन इंडिया देख रहे हैं, ठीक है, योगी जी का एक ट्रम्प कार्ड भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मसला है, और जो लोग पॉलिटिकल नहीं है उनको ऐसा दिखता है कि भाई ये अपराध पर नियंत्रण योगी जी के शासन में हुआ है, और ये ऐसा परसेप्शन है। अगर योगी जी को लेकर के लाइकिंग है तो उसमें एक बड़ी वजह यह है कि उनका हिंदुत्व को लेकर के बड़ा साफ सुथरा विचार। दूसरा, अगर उनका गवर्नेंस का पहला पॉइंट है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी चर्चा होती है बहुत जगह, तो वो बुलडोजर बाबा भी कहलाने लगे थे। अब ये जो ताजा प्रकरण है वो ये सवाल उठाता है कि ये नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है या राज्य सरकार के खिलाफ। ये एक सवाल है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि भाई आरक्षण हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम पॉलिटिक्स से लेकर के हर जगह आरक्षण है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब बच्चों में हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये फीलिंग्स क्यों डाल रहे हैं? बच्चे हमारे इस बात को लेकर के क्यों प्रताड़ित हों? और अगर वो प्रताड़ित होंगे तो आखिरकार बच्चे पढ़ेंगे कैसे, करेंगे क्या? ये समाज में हम डिवीजन की बात क्यों करने लगे? और इसीलिए जो बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं उनका विश्वास इसलिए डगमगाया कि ये किया कौन? जो आरोप बीजेपी लगाती थी वो जाति पाति से तोड़ेंगे, हम संस्कृति से जोड़ेंगे, अब यही आरोप बीजेपी पे चस्पा होने लगा है कि भाई ये आप कहते थे खुद कर क्या रहे, ये गलती से हो गया, कैसे हो गया? लेकिन एक आप कहते हैं ना कि एक विस्फोटक पदार्थ को तो आपने रख दिया, अब उसको आप डील कैसे करेंगे? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।